अच्छा यार, ये क्वेश्चन नंबर 22, इसके अंदर है कि मारिया हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 900 यूनिट्स एट ₹5 पर यूनिट। ठीक हो गया। एट 1 जनवरी 2019 ड्यूरिंग द मंथ शी मेड फॉलोइंग परचेज एंड सेल्स। तो उसके पास ये ओपनिंग इन्वेंट्री थी। तो ये बात तो हमें वाज़ेह हो गई कि 900 यूनिट जो है ओपनिंग इन्वेंट्री में, और पर यूनिट जो है ₹5 है। ठीक है, ये इसके बाद पड़े हुए थे पहले से ही। फिर उसने 5 जनवरी को शी परचेज 1000 यूनिट्स एट ₹6 पर यूनिट। ठीक है। फिर 9 जनवरी को उसने 1250 यूनिट्स बेच दिए। जनवरी 15 को उसने मजीद 600 यूनिट्स खरीदे ₹7 के हिसाब से, और 28 को उसने 550 यूनिट बेच दिए। ठीक है। हमारे ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड, ये मैंने पढ़ाया था, परपेचुअल, पीरियोडिक, वेटेड एवरेज और FIFO, ये सब। अच्छा, फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो उसने हमसे पूछा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करें। तो ठीक है, ये तो वही जो 4 हमने मेथड पढ़े थे इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी उसके लिए। तो यहाँ पे उसने हमें कहा कि आप वेटेड एवरेज मेथड से बस ये फाइंड कर दो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की पड़ी हुई है। अब यहाँ पर है ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज। इसका ये मतलब है कि जब FIFO था ना, तो FIFO के अंदर ये होता था कि जो पहले इन्वेंट्री आती थी वो पहले बिक जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। FIFO के अंदर ये था ना, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पीरियोडिक वेटेड एवरेज है, ये मैंने पढ़ाया भी था, उसके अंदर इस तरह से नहीं होता कि यहाँ पर तमाम इन्वेंट्री को मर्ज किया जाता है, फिर उसकी एक कॉस्ट निकाली जाती है, और फिर उसी बेस पर ही सारी जो है बेच दी जाती हैं। इस पे मैंने वो एग्जांपल्स भी दी थी कि अगर मिसाल के तौर पर 10 जो हैं बोतलें पड़ी हुई हैं ₹10 के हिसाब से, फिर हमने दोबारा ख़रीदी 10 और ₹20 के रेट से, तो ये है कि आप पहले वो इन्वेंट्री बेच दो जो पहले थी। तो ठीक है, अचानक से आपको जो है वो ऑर्डर आ जाता है, तो फिर आप जो है पहले ये वाली 10 बोतलों का, तो आप ₹10 वाली 10 बोतलें दे देते हो, तो ठीक है, आपको ₹100 मिल जाते हैं। फिर दोबारा ऑर्डर आता है 10 बोतलों का, तो फिर आप 20 वाली, क्योंकि आप तो FIFO के हिसाब से पहले वाली 10 तो गई, तो 20 वाली 10 दोगे, तो वो आप देते हो तो वो 200 की चली जाती है। लेकिन यही वेटेड एवरेज जो मेथड होता है, तो उसके अंदर जो अगर ₹10 वाली 10 बोतलें थी या ₹20 वाली 10 बोतलें थी, अब इनको मर्ज कर देंगे। अब मर्ज ऐसे होगा कि अब हम बोलेंगे कि हमारे पास ₹15 वाली 20 बोतलें पड़ी हुई हैं, तो हर बोतल हम ₹15 के रेट पे देंगे, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले हमारे पास कौन सी इन्वेंट्री पड़ी थी या नहीं पड़ी। खैर, ये बातें मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास 900 यूनिट हैं ओपनिंग इन्वेंट्री के। ओपनिंग इन्वेंट्री के 900 यूनिट, और वो क्या है, ₹5 पर यूनिट। अच्छा, फिर हमने ख़रीदा हज़ार यूनिट ख़रीदे ₹6 के हिसाब से। दोबारा हमने ख़रीदे 600 यूनिट और ₹7 के हिसाब से। अच्छा, अब ये क्या है, FIFO कोई चक्कर नहीं है, लिहाजा हम इन सबको मर्ज कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ₹900 के जो 5 यूनिट है, तो इन्वेंट्री हमारे पास ओपनिंग कितने की पड़ी हुई थी, 4500 ये हो गया। अब 1000, 6000 हो गया, तो हमारे पास 4200 हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास इन्वेंट्री थी जिसमें से ये दोनों परचेज हैं और ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये है वेटेड एवरेज मेथड, यानी इसके अंदर हम इस तमाम इन्वेंट्री की एक सिंगल प्राइस निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ये बिक गई फिर ये जाएगी फिर ये जाएगी, नहीं, वो FIFO में होता है। ठीक हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम इन सबको मर्ज कर देंगे। अच्छा, ये देखो, ये हमारे पास अब प्राइस आ गई हैं जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। अब देखो तो ये ओवरऑल 4500 प्लस 6000 प्लस 4200, तो हमारे पास 14,700 की इन्वेंट्री है। और हमारे पास यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं, देख लो आप, 2500 यूनिट पड़ा हुआ है। तो अगर 2500 यूनिट 14,700 का, तो एक यूनिट कितने का होगा, हम डिवाइड कर देते हैं, 5.88 का। मैंने कहा था ना, जब हमारे पास इस तरह का मेथड आता है वेटेड एवरेज, तो हम एक सिंगल यूनिट प्राइस निकालते हैं तमाम इन्वेंट्रीज को मर्ज करके। लेकिन FIFO के अंदर ये होता कि पहले ये इन्वेंट्री जाती, फिर ये जाती, फिर ये जाती। अब ये जो है प्राइस है, ये प्राइस हो गई इस तमाम यूनिट्स की कॉस्ट। अब देखो, तो उसने बोला सोल्ड 1250 यूनिट्स, मतलब इसमें से सबसे पहले तो 1250 यूनिट्स गए, इसी प्राइस पे गए होंगे। उसके बाद 550 और यूनिट भी गए, मतलब ओवरऑल 1800 यूनिट्स वो बेच चुके हैं 2500 में से। तो बाकी कितने रह गए, 700 यूनिट। कितने रह गए, 700 यूनिट। अब हमारे पास 700 यूनिट ही हमारे पास पड़े हुए हैं, बाकी तो हम बेच चुके हैं, तो यही हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 700 जो यूनिट है, ये एक यूनिट कितने का होगा, जा रहा है ₹5.8 का। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, तो ये हमारे पास आ गया 5.88 के हिसाब से 4116
4116 मतलब 4116 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और ये हमारे पास ऑप्शन बी है। समझ आई है या नहीं? देखो यही समझने वाली चीज़ थी पूरे चैप्टर के अंदर कि फाइफो क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है। तो अगर वो हमें बोल देता कि ये फाइफो है, तो फिर जब हमने 1250 यूनिट बेचे थे जनवरी 9 में, तो फिर हम वो पहले ये वाले बेचते, फिर ये वाले बेचते, फिर यूनिट प्राइस 7 बच जाती, वो अलग बात है, वो मुश्किल है काफ़ी। तो हमने जो है वो वेटेड एवरेज था, तो हमें पता था कि सारी इन्वेंट्री मर्ज हो जाएगी। हमने इसको मर्ज किया, ये आया कि इतने की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, यूनिट्स मर्ज किए, ये आया कि इतने यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो अगर इतने यूनिट्स इतने रुपए के हैं, तो एक यूनिट कितने रुपए का होगा? तो फिर हमने देखा कि हमारे पास 700 यूनिट बचे हुए हैं, तो फिर उनकी प्राइस भी यही होगी। क्लियर हो गया? आगे जी MCQ नंबर 23। वह जी, what is the impact on closing inventory when item having the cost of 2500 and NRV of 3000 has been omitted from the year end inventory account? वो कहता है कि एक आइटम की क्लोजिंग इन्वेंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसकी कॉस्ट है 2500 और NRV है 3000, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। देखो उसने कहा हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट। तो बेसिकली वो ना सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा पागल बना रहा है और कुछ भी नहीं है। वो हमें सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं की, तो बताओ इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो वाज़ह सी बात है, जब हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो इन्वेंट्री अंडरस्टेट हो जाएगी, लेकिन अगर हम ज़्यादा रिकॉर्ड करते तो इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाती। तो लेकिन उसने कहा कि हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द ईयर, हमने वो एंट्री ही नहीं की। लेकिन NRV वाली क्या बात है? ये क्यों इस सवाल में NRV की बात कर रहे हैं? उसने कहा कॉस्ट उसकी 2500 है, NRV 3000 है, और हम उसकी एंट्री नहीं कर सके, तो बताओ क्या होगा? अब देखो अगर हम देखें, हमें पता है ये बात कि अंडरस्टेट तो हर सूरत होगा। ऑप्शन A B C, तो सॉरी ऑप्शन A B D जो है इसमें अंडरस्टेट है। अच्छा C तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेंट्री हमने जो थी वो लिखी नहीं है, ओवरस्टेट तो नहीं हो सकती ना। अच्छा अब बात यह है कि हमें ये बताना है कि अंडरस्टेट कितने से हुई है, 2500 से या 3000 से। इसका ये मतलब है कि हमें ये फाइंड करना होगा कि असल में कॉस्ट लिखनी क्या थी हमने। हमें पता है कि जब हमारे पास जो वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की वो कम होती है NRV से, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन NRV अगर उस वैल्यू से कम आ जाए, उसकी कॉस्ट से कम आ जाए, तो फिर हम NRV रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ कम है? NRV कम है या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कम है? ओरिजिनल कॉस्ट कम है ना, तो इसका मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट हमें रिकॉर्ड करनी थी 2500, लेकिन वही हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो ये अंडरस्टेट भी 2500 से ही होगा। ऑप्शन इसका A है। क्लियर होगी बात? आ गया जी। वो कहते हैं इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ अकाउंटेड फॉर 2,40,000 इंस्टेड ऑफ 1,80,000, तो बताओ क्या होगा? वो कह रहा है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी थी हमने 2,40,000, और सॉरी 1,80,000 लिखनी थी, इंस्टेड ऑफ 1,80,000 वी रोट इट 2,40,000। मतलब हमने 1,80,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी थी और हमने लिख दी 2,40,000 की। तो वो कहते हैं बताओ इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी है ज़्यादा, हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी है ज़्यादा। अच्छा अब इफेक्ट वो हमसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पूछ रहा है। तो हमें पता है इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, हमारे पास सेल्स होती हैं, सेल्स में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, हमारे पास आता है GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हम अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, और हमारे पास आता है NP यानी नेट प्रॉफिट। ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट होती है। अच्छा यहाँ पर मैं एक और बात लिख दूँ कि जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है ये होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मैं शायद 300 दफ़ा ये दोनों चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन हर बारी बताता रहूँगा क्योंकि यही तो है पूरे चैप्टर में। अच्छा जी, बात यह है कि हमने 1,80,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो लिख दी 2,40,000 से। हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख दी ज़्यादा, हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख दी ज़्यादा। अब मुझे बताओ जब मैं ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा लिखूँगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी या ज़्यादा होगी? जब हम एक बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे इसमें से तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। देख रहे हो ना, माइनस हो रहा है ये। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगी? कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? जब कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो जब हम उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो पिछली बार के मुताबिक नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? मान लो ग्रॉस प्रॉफिट 100 था, 30 का एक्सपेंस है, तो नेट प्रॉफिट आ गया 70। लेकिन अभी हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल कम हो चुकी है। तो ये अगर मिसाल के तौर पर हो जाता है 120 और एक्सपेंस वही 30 रहते हैं तो नेट प्रॉफिट 90 हो जाएगा, तो ग्रॉस के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर A है, ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट विल बी एग्जैजरेटेड। बाकी जगह लिखा हुआ है कि ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट वुड बी अंडरस्टेटेड, नहीं है तो गलत है। ग्रॉस विल बी एग्जैजरेटेड वेल नेट विल बी अंडरस्टेटेड, नहीं ऐसा नहीं है। देखो जब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है तो हम ग्रॉस में एक्सपेंस माइनस करके नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं। इसी तरह से ऑप्शन D है, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी एग्जैज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर A जो है वो सही इसका आंसर है।
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 25। An organization had opening inventory of 35,000 यूनिट्स, ठीक है, और उसका रेट है 3.5 पर यूनिट। ड्यूरिंग द मंथ इट मेड परचेज, ठीक है, परचेज के 40,000 की, 5 रुपये की, और सेल्स भी की हैं 50,000 यूनिट की। तो वो कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ इफ़ द एंटिटी यूजेज कंटिन्यूज वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो वो हमसे पूछ रहा है कॉस्ट कि जो गुड्स हमने उसने बेचे हैं उसकी क्या वैल्यू होगी। यहाँ पर ना क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही। ऊपर हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड की थी, वो ये कह रहे कि उसने जो 5,000 देख लो ना, उसने यहाँ लिखा हुआ है सेल्स वर 50,000 यूनिट्स। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने सिर्फ यूनिट वैल्यू फाइंड करनी है। हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कि एक यूनिट कितने का था, हम उसको 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कितने का सामान बिका है। तो अब हमने यही फाइंड करना है। तो उसने जो अच्छी बात है वो ये है कि ये एक वेटेड एवरेज है, मतलब FIFO नहीं है। FIFO बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर जो पहले इन्वेंट्री खरीदते हैं उसको पहले बेचना पड़ता है। लेकिन वेटेड एवरेज में तमाम इन्वेंट्रीज बाद में ही पहले उनको मर्ज करके उनका एक एवरेज प्राइस लेते हैं और उसी प्राइस पे सारी इन्वेंट्री बेच देते हैं। ये थोड़ा मज़े का लगता है वैसे। खैर, अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है यार 35,000 और उसका पर यूनिट प्राइस क्या है 3.5। ड्यूरिंग द मंथ हमने 40,000 यूनिट और ख़रीदा और उसकी है जी 5। तो अगर मैं देखूं इनकी ओवरऑल, तो ये जो 35,000 मल्टीप्लाई 3.5, तो 1,22,500 की तो ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी हमारे पास। और हमारे पास जी 40,000 यूनिट हमने ख़रीदे 5 रुपये के हिसाब से, तो 2 लाख रुपये तो हमारे पास ये भी था। 2 लाख रुपए हमारे पास हमने ख़रीदे। अच्छा, अब देखो, अब वही बात जो हमने वेटेड एवरेज में हमेशा करते हैं। तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई इन्वेंट्री, 2 लाख ये और 1,22,500 ये, तो हमारे पास 3,22,500 की इन्वेंट्री हो गई। और कितने यूनिट्स की, 75,000 यूनिट्स। मान लो 75,000 बोतलें और उनकी प्राइस है ये 3,22,500 की कितनी बोतलें हैं, 75,000 यूनिट्स बेसिकली। तो अब ये कैसे हुआ कि हमारे पास ये पहले से थी इस रेट पर, ये हमने खरीदी इस रेट पे क्योंकि वेटेड एवरेज था, हमने इनको मर्ज कर दिया और इसकी एवरेज प्राइस निकाल ली। अब हम इसकी एवरेज प्राइस निकाल लेते हैं। 3,22,500 के अगर 75,000 यूनिट हैं तो फिर बताओ कि एक यूनिट कितने का होगा। तो वो हमारे पास आ रहा है 4.3 रुपीज़ का। इसका मतलब ये जो हमारे पास 75,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे हमने 4.3 रुपीज़ के हिसाब से बेचने हैं। और अब हमने कितने बेचे हैं, 50,000। तो हमने 50,000 जो सोल्ड की हैं, सेल की हैं, वो इसी रेट पे किए होंगे ना। तो आप इसी रेट को आप फाइंड कर लो कि 50,000 की क्या वैल्यू हो सकती है। तो वो हमारे पास आ गई 2,15,000। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगी बात। बस हम वेटेड एवरेज में जितनी भी चीज़ें हमने ख़रीदी होती हैं उनको जमा कर लेते हैं, जितने यूनिट्स होते हैं उनको जमा कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनकी एक यूनिट प्राइस क्या है। उसके बाद फिर बाकी जो सवाल हमें बोलते हैं हम उस तरह से हल कर देते हैं। क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आप MCQ नंबर 26 ये जी। ऑन 1st July, Imad had opening inventory of 50 units at a cost of 60 per unit। अच्छा, ये ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी उसने हमें, 50 यूनिट्स हैं और एक यूनिट 60 रुपये का है। मतलब काफ़ी महंगी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं वो फिलहाल। देखो, अभी तो हम 3.5-5 रुपये का यूनिट देख रहे थे। फिर उसने 120 यूनिट खरीदे 65 रुपये का, फिर 65 यूनिट बेचे, फिर 45 यूनिट खरीदे 67 का एक यूनिट, फिर 100 यूनिट बेचे। वो हमें कहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। हमें एंड में जो इन्वेंट्री बची, एंड में इन्वेंट्री जो बचती है इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसकी वैल्यू बता दो यूजिंग FIFO मेथड। बस उसने ये जो बात की है ना, यहाँ पर उसने सारी चीज़ बता दी। वो कहता है कि इस बारी FIFO मेथड के ज़रिए आप ये करो, इन्वेंट्री फाइंड करो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब FIFO के अंदर ये होता है कि जो पहले आते हैं वो पहले जाती है। तो अब इसका वही सिनेरियो है ना। अच्छा देखो, उसने हमें ऐसा नहीं बताया कि ये FIFO पीरियोडिक है या FIFO परपेचुअल है। दोनों तरीक़ों से ये सवाल हल हो सकता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि FIFO परपेचुअल से करते हैं, जैसे हम हमेशा से टेबल बनाते थे। अब ये वही छोटा सा टेबल बनाना है आप। अच्छा, जैसे मैंने तरीका बताया था, हमने 3 कॉलम बना लिए। इसके अंदर हम उसकी डिटेल्स लिखेंगे जो हमने ख़रीदी है इन्वेंट्री, यहाँ पे उसकी जो बेची है और यहाँ पे जो बैलेंस, जो जैसे मैंने तरीका पढ़ाया था पिछले वीडियोज़ में। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि एक ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 50 यूनिट है 60 रुपये के हिसाब से। तो अगर आप देख लो तो ये बनता है 300।
सॉरी 3000। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आ गई एज ए बैलेंस के अंदर, हमारे पास पहले से ही ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी। अच्छा, उसके बाद हमने परचेज़ किया जी 120 यूनिट्स, तो परचेज़ का कॉलम ये, तो ये हमारे पास ये बैलेंस यहाँ तक था। 120 यूनिट्स हमने ख़रीदे 65 रुपये के हिसाब से, तो ये कितने का हो गया ओवरऑल? तो ये हमारे पास आ गया 7800 का। ठीक है जी। तो इस टाइम क्या हमारे पास, अब हमने बैलेंस दोबारा से बनाना है, क्यों? क्योंकि हम फाइफो तो कर रहे हैं, लेकिन उसने हमें नहीं, ये नहीं कहा कि हमने परपेचुअल फाइफो करना है या पीरियोडिक फाइफो करना है, तो हम परपेचुअल फाइफो कर रहे हैं फिलहाल। तो हमारे पास 50 जो हैं वो 60 वाले यूनिट पड़े हुए हैं, और अब 120 आए हैं 65 वाले यूनिट। क्लियर हो गया? अमाउंट चलो लिख देंगे आगे हम बाद में। अच्छा, ये हमारे पास इन्वेंट्री है, हम इनको मर्ज नहीं कर सकते इन्वेंट्री को, क्योंकि फाइफो के अंदर जो पहले आती है उसको पहले बेचते हैं। अच्छा जी, फिर है 65 यूनिट्स बेचे हैं जी। अच्छा जी, 65 यूनिट जब हम बेचने हैं हमने, वो सोल्ड वाले कॉलम में आएगा। अब 65 यूनिट्स में से इनमें से कौन सा बेचूं? 50 वाला बेचूं या ये 120 वाला बेचूं? देखो सबसे पहले ये था, तो 50 तो जाएंगे ये 60 रुपये वाले, और बाकी कितना बच गया? 120। तो इसके अंदर से कितना रह गया? 15 जो हैं वो 65 रुपये वाले इन्वेंट्री में से जाएगा। ठीक है, बेशक आप इसके आगे अमाउंट ना लिखो। तो अब पीछे क्या हमारे पास बैलेंस बच गया? हमारे पास बैलेंस ये बचा है कि 50 वाला तो सारी इन्वेंट्री गई, और अब हमारे पास जो 120 है ना, इसमें से 105 यूनिट्स रह गए 65 वाले। क्लियर हो गई बात? फिर हमने क्या किया? 45 यूनिट्स मज़ीद ख़रीदे हैं जी। तो हमने 45 यूनिट ख़रीदे किस रेट पे? 67 के रेट पे। तो इस बार जब हमारा बैलेंस होगा 105 आ गया 65 के हिसाब से, और 45 यूनिट आ गया 67 के हिसाब से, तो ये हमारे पास अब इन्वेंट्री हो चुकी है। फिर हमने 100 यूनिट्स बेच दिए। अब जब हम 100 यूनिट बेचेंगे तो पहले ये वाले बिकेगा, ये 105 है, ठीक है, 100 का 100 सारा जो है वो इस 65 रुपये वाले से चला जाएगा। अच्छा, अब जब यहाँ से 100 यूनिट बिक गया तो ये हमारे पास आखिरी यही ट्रांजैक्शन है। तो अब उसके बाद ऊपर वाले में से कितने बच गए? 5 यूनिट्स बच गए 65 वाले, और 45 यूनिट बच गए 67 रुपीज़ वाले। बस ख़त्म हो गई यहाँ तक बात। उसने हमें कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करो, तो हम फाइंड कर लेते हैं जी। हमारे पास यही क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है। 5 जो हैं वो 65 रुपये वाले यूनिट बच गए, यानी 325 रुपये तो हो गई ये, और 45 यूनिट बच गए 67 वाले, वो हो गए 3015। तो ओवरऑल हमारे पास, सॉरी 3015 प्लस 325, 3340 रुपये की, इसको मैं यार यहाँ लिख दूँ बड़ा करके, 3340 रुपये की क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है वो हमारे पास बच गई है, और यही इसका आंसर है। तो ये समझ आ गया फाइफो परपेचुअल। अच्छा, अब मैं एक ऐसी बात करूँगा, उसके बाद मुझे गालियाँ मत देना। वो यह है कि उसने हमें ना कहा नहीं था कि परपेचुअल करना है या पीरियोडिक करना है। अच्छा, अब हम दोनों तरीक़ों से सवाल करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये सवाल ऐसा है, मैं इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से कि दोनों तरीक़ों से ये कैसे होगा, क्योंकि पेपर में ज़ाहिर है यही सवाल वर्ड टू वर्ड थोड़ी आएगा, कोई भी मेथड वो है वो पूछ सकता है। अच्छा, अब हमने परपेचुअल फाइफो किया था ना, अब हम करेंगे पीरियोडिक फाइफो। ठीक है। अच्छा जी, पीरियोडिक फाइफो है, तो अब हमने इसकी जो है वो बार बार हमने बैलेंस जो है वो नहीं दिखाना। अब सिंपल सी बात हमने रखनी है, वो ये कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी 50 यूनिट्स वाली, जिनका रेट था एट द रेट मैं लिख देता हूँ 60 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद हमने 120 यूनिट ख़रीदे जिनका रेट था 65। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या हो गया? ये इन्वेंट्री है। फिर इनमें से 65 यूनिट्स बिक गए, तो जाहिर है कि ये वाली सारी इन्वेंट्री चली गई होगी, और बाकी 15 यूनिट्स यहाँ से जाएंगे। तो एट द एंड क्या हुआ कि 105 बच गए, कौन से रेट वाले? 65 के रेट वाले। अब ये इन्वेंट्री जो है ये हमारे पास बच गई। समझ आ गई? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने 45 यूनिट ख़रीदे। अच्छा, अब हमारे पास 105 के वाले भी हैं, 65 रुपये वाले भी, और हमने 45 मज़ीद ख़रीद ले 67 रुपीज़ वाले भी। अब हमारे पास ये हो गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 100 यूनिट्स हमने बेच दिए। अब जो 100 बेचेंगे वो इसमें से बेचेंगे ना, ऐसा है या नहीं? बताओ, इसी में से बेचेंगे ना, तो यहाँ से बिके। बाकी कितना बच गया? 5 बच गए हमारे पास ये 65 रुपये वाले, और 45 बच गए 67 रुपीज़ वाले। तो यही तो यहाँ पे भी किया था हमने, 5 65 बच गए और 45 बन गए 67 रुपीज़ वाले। तो बिल्कुल सेम जो है वो यहाँ पर भी हुआ है। मज़े की बात यह है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, और ये तो मैं पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अगर आपको
ये मेथड आसान लगता है, इससे कर लो, वो लगता है आसान, उससे कर लो। अगर ये आसान लगता है क्योंकि ये आसान है, ठीक है, तो उससे भी पूछ लें अगर, तब भी इसी से हल करके जवाब तो दोनों का सेम आना है, तो लिख देना। क्लियर होगी बात। उसके बाद है जी MCQ नंबर 27, विच द फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल इज़ नॉट परमिटेड अंडर IAS 2। IAS 2 के अंदर कौन सा हम रूल नहीं पढ़ते? FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, एक्चुअल कॉस्ट। अब आप खुद ही बता दो हमने कौन सा नहीं पढ़ा। हमने LIFO नहीं पढ़ा, तो LIFO जो है IAS 2 के अंदर नहीं होता। क्लियर होगी। उसके बाद है जी MCQ नंबर 28, जो कि ये कहता है Phil Morris is the business of limited is the business of procuring specific type of machine and sells them on international market। मतलब ये बड़ी बड़ी मशीनें जो है उनका बिजनेस करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर PML bought 4 machines costing 12 million, 14 million, 13 million, 10 million रिस्पेक्टिवली। मतलब उन्होंने ना इस तरह 1 करोड़ 20 लाख की मशीन खरीदी, फिर 1 करोड़ 40 लाख की खरीदी, फिर 1 करोड़ 30 लाख की खरीदी, फिर 1 करोड़ की खरीदी, इस वक्फे के हिसाब से कि मतलब सबसे पहले 12 मिलियन वाली थी और सबसे एंड में 10 मिलियन वाली, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ ना। ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड ओनली 1 मशीन। वो कहता है ये उनकी कॉस्ट थी उनकी, क्योंकि वो मशीनरी बेचते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस के लिए नहीं खरीदी। तो उन्होंने 1 मशीन बेची है पूरे साल के अंदर 14 मिलियन वाली, लेकिन वो मेथड यूज़ करते हैं FIFO। तो अब हम कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अच्छा, सबसे पहले तो अब आपने ये समझना है कि 4 मशीनें उन्होंने रखी हुई थी अपने पास बेचने के लिए, जिसमें से बिकी सिर्फ 1। अच्छा, अब देखो बात पता क्या है, अब इसमें से पहली मशीन आई 12 मिलियन वाली, दूसरी मशीन आई 14 मिलियन वाली, फिर आई 13 मिलियन वाली, और फिर आई हमारे पास 10 मिलियन वाली। बिकी कौन सी मशीन? सिर्फ 1 मशीन बिकी 14 मिलियन में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाली मशीन बिक गई है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो कॉस्ट होती है आप उस पर सामान थोड़ी बेचते हो, ठीक है, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, उसने कहा FIFO यूज़ करते हैं। तो जब FIFO यूज़ करेंगे तो बताओ इनमें से सबसे पहले कौन सी मशीन बिकेगी? ये वाली। क्लियर हो रही है ना बात, कि असल में जो 14 मिलियन की जो मशीन बेची है ना इन्होंने, ये वही मशीन है जो इन्होंने 12 मिलियन की खरीदी थी, क्योंकि वो FIFO इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने कौन सी बेची है? FIFO। जो 14 मिलियन की उन्होंने बेची है, असल में 12 मिलियन वाली जो उन्होंने खरीदी थी वो है। अब बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल। अब हमने जो एक मशीन बेची वो कौन सी है इनमें से? ये वाली। इसकी बिकने की प्राइस ये है और इसकी कॉस्ट क्या है? ये, मतलब इतना इस पर खर्चा हुआ और इतने की ये बिकी। तो अगर आप देखो MCQ नंबर जो ऑप्शन नंबर C है उसके अंदर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल इज़ 12 मिलियन। बाकी किसी के अंदर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब C जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम पूरा भी इसको पढ़ें तो उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ जो इन्वेंट्री है ना वो 37 मिलियन है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 12 मिलियन है। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो 37 मिलियन, वो किस तरह से? अब देखो हमारे पास ये 12 मिलियन की है इन्वेंट्री, जो हमने जो 4 खरीदी थी ओवरऑल, ये 12 मिलियन की ये हो गई, फिर ये 14 मिलियन की आई, फिर ये 13 मिलियन की, 10 मिलियन की। तो ओवरऑल ये कितना हो गया? 12 प्लस 14 प्लस 13 और प्लस 10, 49। और ये हमारे पास आ गई, लेकिन हमने फिर बेच दी कौन सी वाली? वो 12 वाली। तो हमारे पास ये आ गया 37 मिलियन। क्लियर होगी बात। तो मतलब ज़्यादा ना सोचो, तो सिर्फ ये देख लो कि कॉस्ट ऑफ सेल वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है, सी, तो यही सही ऑप्शन होगा। अच्छा जी, उसके बाद MCQ नंबर 29 कहते जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू शार्जिंग एंटरप्राइज ओपनिंग इन्वेंट्री। जी हमारे पास है 400 यूनिट, 100 रुपये का 1 यूनिट, 40,000, ठीक है, खुद ही लिखा हुआ है इसने सब कुछ। हमने 100 और ख़रीदे 150 के हिसाब से 15,000, ठीक है, बेच दिए 300, ठीक है। वो कहते हैं कोई भी यूनिट नहीं बिक सका। अच्छा, दोनों बारी ख़रीदे हैं। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री पर यूनिट अगर हम वेटेड एवरेज परपेचुअल इस्तेमाल करें? वो कहते हैं ये सारे यूनिट हमने जो हैं वो ख़रीदे हैं, तो इसमें से ना बेच हम कोई भी नहीं सके। तो बताओ एंड में हमारे पास जितनी इन्वेंट्री बची है, कितनी बची है? सारी तो बच गई है। तो उसका रेट पर यूनिट क्या होगा? तो ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, हम सारी इन्वेंट्री का रेट देख लेते हैं, तो पर यूनिट भी निकल आएगा। देखो 400 यूनिट का रेट अगर है 40,000, फिर 100 यूनिट का रेट है 150, फिर 300 यूनिट का रेट है, हम सॉरी ये 15,000 है, ठीक है, 300 यूनिट का है जी 60,000,
और जब कोई इन्वेंट्री बिकी ही नहीं है तो ये सारी की सारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो इसका ये मतलब है कि इस तरफ जो हमारे पास 800 यूनिट हैं उनकी प्राइस यहाँ से कितनी बन रही है, देखो 60,000, 40,000, 1 लाख और 1,15,000। तो जब 800 यूनिट की प्राइस 1,15,000 है तो एक यूनिट की प्राइस कितनी होगी, 143.75, 143.75। क्लियर होगी बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पता है इन्वेंट्री नहीं बिकी, और उसने हमें ये भी बता दिया कि ये वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज है, हमने इन्वेंट्रीज को भी मार्च कर दिया, उसके यूनिट्स को भी मार्च कर दिया और हमने एक ख़ास प्राइस निकाली जो पिछले हम सारे सवालों में कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 30। बिल्कुल सेम जी, ओपनिंग इन्वेंट्री है बिल्कुल इसी रेट पर और परचेज़ भी इसी रेट पर और फिर 60,000 इसी रेट पर। अच्छा वो कहता है ठीक है कोई यूनिट नहीं बिका। अच्छा जी, इस बार वो हमें कहता है कि वेटेड एवरेज फाइंड करो पीरियोडिकली। पिछली बार उसने हमें क्या कहा था, परपेचुअल फाइंड करो, और इस बार उसने हमें क्या कहा है, पीरियोडिक फाइंड करो। तो देखो बात वही है कि पीरियोडिक और परपेचुअल का सेम जवाब आएगा, पीरियोडिक और परपेचुअल का सेम जवाब आएगा। उसके अंदर मैं क्या करूँ यार, जब कोई यूनिट बिका ही नहीं तो इन सबको दोबारा लिखूँगा, ये आएगा, फिर इन यूनिट्स को लिखूँगा, ये आएगा, फिर इनकी एक यूनिट प्राइस निकालूंगा जो मैंने पहले निकाल दी थी, तो इसका जवाब भी ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। करना चाहो तो दोबारा कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एक लॉजिक दिमाग में होना चाहिए कि पीरियोडिक और परपेचुअल का सेम जवाब आएगा। क्लियर होगी बात। देखो पीरियोडिक वेटेड एवरेज का और पीरियोडिक परपेचुअल वेटेड एवरेज का सेम जवाब आता है, हम पिछले सवाल में भी कर चुके हैं। इसी तरह से FIFO पीरियोडिक का और FIFO परपेचुअल का भी सेम जवाब आता है। तो आप चाहो तो वो टेबल जो बनाना होता है परपेचुअल में वो ना बनाओ कभी भी, हमेशा पीरियोडिक से हल करो सवाल, क्योंकि परपेचुअल का जवाब भी वही होगा। तो ये हमारे पास 30 सवाल हो गए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ना 30 सवाल काफ़ी हैं और इसके बाद जितने भी सवाल हैं उनका बिल्कुल कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं खुद इसका पेपर देख के आ चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। इसका ये हिसाब है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो हर चैप्टर है ना उसका जो पहले 30 सवाल होते हैं सिर्फ वही करने चाहिए। मतलब अगर आप 20-25 भी करते हो तो शुरू वाले, ये नहीं आखिरी वाले 20-25, कोई भी 20-25 नहीं, शुरू वाले 20-25, तो वो भी बेस्ट होता है। क्योंकि जो 30 के बाद सवाल होते हैं ये कभी किसी सूरत नहीं आने वाले पेपर में। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये भी नहीं आने वाले जो यहाँ 20-25 हैं, इससे भी थोड़े थोड़े लो लेवल पे ही आते हैं। लेकिन बहरहाल ये 30 सवाल हैं, ये काफ़ी हैं। उसके बाद जो है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ खप है। अगर करना चाहो तो ज़रूर कर लेना, बाकी ये यहाँ तक जो करना था वो हो गया। तो ये हमारे पास जो इन्वेंट्री है, जो मेरे ख्याल से पूरी बुक का सबसे मुश्किल चैप्टर है, वो क्लियर हो गया। अल्लाह हाफिज़।